जरा पता करो कि रेल यमुना के पुल के बीचों बीच क्यों रुक गई है। यह बात बुजुर्ग राम सेवक शायद अपने पोते आदित्य से कह रहे थे, लेकिन उसकी बात को आदित्य हर बार अनसुनी कर रहा था। जब उसकी इसी हरकत पर अपनी विधवा माँ के साथ आगरा जाने का सफ़र कर रही प्रगति से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वह गुस्से से आदित्य को डांटते हुए कहती है, यह बुजुर्ग शायद आपके दादाजी हैं या नाना जी या कोई और संबंधी आपसे बार बार कुछ पूछ रहे हैं और आप उन्हें हर सवाल को अनसुना कर रहे हो। जब आदित्य प्रगति के कहे को भी अनसुना कर देता है तो प्रगति समझ जाती है कि यह बदतमीज़ नहीं, बेशरम और जलील युवक भी है। उसकी वजह से मैं अपने सफ़र का आनंद क्यों खराब करूं। वैसे भी आगरा पहुंचकर अपनी मेरी बहन की नाराज़गी मुझे बर्दाश्त करनी है, क्योंकि मैं अपनी मेरी बहन की शादी में एक सप्ताह पहले पहुंचने की जगह शादी से एक दिन पहले ही पहुंच रही थी और बड़े भाई को फौज से छुट्टी नहीं मिली थी। इस वजह से भैया भाभी भी शादी में शामिल नहीं हो रहे थे। इस बात का गुस्सा भी मेरी मामे की लड़की मेरी बहन का गुस्सा जो मुझे झेलना पड़ रहा था। 1 घंटे रेल के सफ़र के तय करने के बाद आदित्य रेल की चेन खींचकर रेल को रुकवा देता है। उसकी इस हरकत पे पहले भी रेल के लेट होने से रेल में जो यात्री थे वह दुखी थे और उसे पीटने वाले ही होते हैं कि तभी एक 12 बरस का चरवाक बच्चा रेल के डिब्बे में घुसकर कहता है, बाबूजी कुछ मत कहो इन्हें। मुझे अपनी लाल कमीज और बेड का बच्चा दिखाने के बाद रेल को चेन खींच कर रोका था, क्योंकि रेल की पटड़ी के बीचों बीच मेरी बेड के बच्चे ने जन्म दिया है और मुझे अकेले से ही पूरी ताकत लगाकर हटाने की भी मैंने कोशिश की, पर मैं हटा नहीं पाया। चरवाहे की इस बात को सुनकर सारे यात्री प्रगति शांत हो जाते हैं और कुछ घंटे बाद रेल स्टेशन जाने के बाद आदित्य और अपने बुजुर्ग दादा राम सेवक को रेलवे स्टेशन पर अकेला उतार कर खुद रेलवे के डिब्बे में आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। रेल की तेज गति होते ही प्रगति आदित्य से कहती है, तुम आराम से बैठे हो और रेल की स्पीड तेज होती जा रही है, अपने दादाजी को तो रेल में चढ़ा लो। आदित्य के कुछ भी जवाब लेने से पहले रेल के डिब्बे में पानी, मूंगफली आदि सामान बेचने वाला एक अधेड़ आयु की महिला आदित्य के पास आकर पूछती है, आदित्य भैया उन बुजुर्ग को रेल से ठीक ठाक उतार दिया है ना? हाँ, कुली को उनको घर का पता देकर कह दिया है कि उसके गांव जाने वाली बस में उसको बिठा दी। आदित्य बताता है, शायद उनका बेटा बहू, उनका नाम राम सेवक बता रहे। अधेड़ आयु की महिला पूछती है, उनका नाम राम सेवक था। आदित्य ने कहा, बहुत कंजूस और मतलबी लग रहे थे उनके बहू बेटे। बताओ, सफ़र में खर्च करने के लिए उनके सिर्फ 50 रुपये ही दिए थे। आपको उन अनजान लोगों की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लेनी चाहिए थी। और इस बात पर बताओ कि दूसरों की मदद करते हुए भी आपने कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे। आदित्य उस अधेड़ आयु की महिला की बात बीच में काट कर पूछता है, आपके बेटे का काम धंधा ठीक चल रहा है? आपकी दया से बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी ईमानदारी मेहनत की कमाई से 30,000 रुपये से अपना छोटा सा धंधा खोल लिया था उसने, और तभी से वह अब मुझे रेल के डिब्बे में घूमता फिरता कर कोई सामान उसे बेचने में नहीं देता था मुझे। लेकिन बचपन से इस आयु तक बैठकर नहीं खाया जाता, इसलिए बेटे से नज़र बचाकर मैं चुपचाप कभी कभी कुछ सामान बेचने आ जाती हूँ। नहीं तो पहले महीने में 2-3 बार आपके दर्शन हो जाते थे। फिर दोबारा आदित्य उस डेढ़ उम्र की महिला को इस बात को अनसुना करके आने वाले रेलवे स्टेशन पर उतरने की तैयारी करने लग जाता है। इस बार प्रगति को आदित्य के जवाब न देने की बात के साथ साथ उस डेढ़ आयु की महिला पर भी बहुत क्रोध आता है, क्योंकि वह महिला शरीर से पूरी तरह तंदुरुस्त होने के बाद भी बहरे गूंगे की तरह
आदित्य से बात कर रही थी। आदित्य के रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद प्रगति आदित्य के बारे में सोचने लगती है कि वह अपनी विधवा माँ से मेरी बहन की शादी के विषय में बात करने लगती है। मामा मामी के घर पहुंचने के बाद प्रगति की मेरी बहन उसकी शादी में देर से पहुंचने की वजह से नाराज होने की जगह उसे और अपनी बुआ यानी कि प्रगति की माँ को देखकर उसे चिपट कर रोने लग जाती है लिमट के। मामा मामी से प्रगति को अपनी मेरी बहन के रोने का कारण पता चलता है तो उसे लड़कों वालों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि 5 लाख रुपए दहेज की रकम का इंतजाम न होने की वजह से उन्हें शादी से एक दिन पहले प्रगति की मेरी की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया था। दहेज का मामला जो था, बेटी के माता पिता दुख के तकलीफ को समझ के लड़के के चचेरे भाई को दोनों कानों से बहरा था। प्रगति की मेरी बहन ने शादी करने के लिए तैयार हो जा गया। प्रगति के मामा मामी अपनी बेटी की शादी उस बहरे लड़के से करने के लिए इसलिए राजी हो गए थे क्योंकि शादी की पूरी तैयारी होने के बाद भी एक दिन पहले दूसरा लड़का ढूंढना असंभव था और लड़के का पूरा गांव नहीं पूरे जिले में बहुत मान सम्मान था। पूर्वजों की संपत्ति भी लड़के के पास बहुत थी और अपने माता पिता का वह इकलौता बेटा भी था। 26 जनवरी पर बहादुर बच्चे का भारत के राष्ट्रपति के ने भी सम्मान मिला था। और सबसे बड़ी बात, अपने ताऊ के बेटे के दहेज की वजह से रिश्ता तोड़ने का मोबाइल पर मैसेज पढ़कर घर परिवार लड़की को देखे बिना शादी करने के लिए वह तैयार भी हो गया था। बारात आने के बाद आदित्य को दूल्हा बनाकर देखकर प्रगति अपनी मेरी बहन से कहती है, इस लड़के से तो वह मेरी रेल में मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वह दोनों कानों से बहरा है। मुझे यह बात पता नहीं चली थी। क्या तेरा दूल्हा जन्म से ही दोनों कान से नहीं सुनता है? नहीं। पड़ोस में माँ बेटी को आग से जलने से बचाते हुए 12 वर्ष की आयु में इसने बहुत करीब रसोई गैस सिलेंडर फट गया था इसके करीब, और उसी हादसों की वजह से इसके कान बुरी तरह खत्म हो गए थे, कान के पर्दे फट गए इसे, और धीरे धीरे इन कानों की सुनने की शक्ति भी खत्म हो गई थी। इसी बहादुरी के लिए इसे राष्ट्रपति के बहादुर बच्चे का सम्मान भी मिला था। मेरी बहन बताती है, प्रगति सोचती है, मुझे नहीं पता था कि लड़के को मैंने पहली मुलाकात में बदतमीज जलील बेशरम समझा था। वह दुनिया के हजारों लोगों से बेहतर है। अपनी मेरी बहन के साथ आदित्य की शादी होने के बाद प्रगति आदित्य के कान के पास आकर सच्चे दिल से कहती है, सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया की हर एक कुंवारी लड़की आपसे यह बात कहना चाहेगी, काश तुम हमारे होते। दोस्तों, यह थी कहानी, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।